1980 का साल, फैसलाबाद रेलवे कॉलोनी का वो सरकारी क्वार्टर जहां हम खुशी खुशी मुंतकिल हुए थे। हमें नहीं मालूम था कि उस घर की दीवारों में कोई ऐसी चीज कैद है जो रोशनी से नफरत करती है। जब अब्बा ने उस अंधेरे कमरे का दरवाज़ा खोला, रोशनी फर्श पर पड़ी वर्दी पर पड़ी, तो जो कुछ हमने देखा और सुना उसने हमारे कदमों से ज़मीन निकाल दी। वो कोई वहम नहीं था, क्योंकि उस खाली वर्दी के अंदर से जीते जागते इंसान के सांसें लेने की आवाज़ें आ रही थी। यह हमारी ज़िंदगी का वो सच है जिसने हमें रात के 3 बजे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बात तब शुरू होती है जब अब्बा का तबादला लाहौर से फैसलाबाद हुआ। हमें रेलवे कॉलोनी के आखिरी कोने में एक पुराना ब्रिटिश दौर का क्वार्टर मिला। घर का नक्शा कुछ ऐसा था कि मेन गेट से अंदर आते ही एक तवील और तंग कॉरिडोर था। बाएं हाथ पर किचन था और बिल्कुल उसके सामने मेरा कमरा। कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर एक छोटे से सहन के बाद अम्मी अब्बा का कमरा था और उसके साथ मेरी बहन का। लेकिन मेरे कमरे के बिल्कुल सामने एक छोटा सा स्टोर रूम था जिसे हम अंधेरा कमरा कहते थे। वहां रोशनी कभी नहीं ठहरती थी। बल्ब लगाते ही वो 1-2 दिन में फ्यूज हो जाता। आखिरकार हमने वहां रोशनी करना ही छोड़ दी और वो कमरा दिन में भी काला स्याह नजर आता था। पहला हफ्ता शिफ्टिंग और सामान सेट करने में गुजर गया, मगर जैसे ही घर में खामोशी छाई, मुझे रात को अजीब आवाजें आने लगी। चूंकि मेरा कमरा किचन के बिल्कुल सामने था, मैं रात के 2-3 बजे किचन से बर्तनों के हिलने की आवाजें साफ सुन सकता था। जैसे कोई बहुत एहतियात से प्लेटें हिला रहा हो। मैं उठकर देखता तो किचन खाली होता। फिर ये आवाजों का सिलसिला कॉरिडोर तक मुंतकिल हो गया। रात को मुझे भारी बूटों के चलने की आवाज आती। वो कदम मेरे दरवाजे पर आकर रुक जाते। मैंने अब्बा को बताया, मगर वो कहते ये तुम्हारा वहम है। पुराने घरों में लकड़ी के कवाड़ ऐसे ही आवाजें निकालते हैं। वाकयात तब संजीदा हुए जब एक दोपहर मैं स्कूल से वापस आया। अम्मी सहन में मुसल्ला बिछाए बैठी कांप रही थी। उन्होंने बताया कि जब वो किचन में सालन बना रही थी तो उन्हें लगा कि उनके पीछे कॉरिडोर में कोई खड़ा है। उन्होंने मुड़कर देखा तो उस अंधेरे कमरे के पास एक लंबा काला साया खड़ा था जो उन्हें देखते ही गायब हो गया। अम्मी ने उसी शाम अब्बा से साफ कह दिया, मैं इस घर में एक रात मजीद नहीं रहूंगी। मेरे बच्चों की जान को खतरा है। अब्बा ने बहुत समझाया, मगर अम्मी के खौफ को देखकर वो खामोश हो गए और अगले दिन सुपरवाइजर से घर बदलने की बात की। सुपरवाइजर ने कहा कि दूसरा घर खाली होने में 2 दिन लग सकते हैं। वो 2 रातें हम सब अम्मी अब्बा के कमरे में इकट्ठे सोए। आखिरी रात अचानक उसी अंधेरे कमरे से एक सीटी बजने की आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि हम सब नींद से जाग गए। अब्बा ने टॉर्च ली और गुस्से में कॉरिडोर की तरफ बढ़े। हम सब उनके पीछे थे। जैसे ही उन्होंने उस स्टोर रूम का दरवाजा खोला, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। कमरे में कोई नहीं था, मगर फर्श के बिल्कुल बीचों बीच अब्बा की रेलवे की वर्दी पड़ी थी। वही वर्दी जो अब्बा यूज करते थे। अब्बा ने जैसे ही उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, वो वहीं रुक गए। उस खाली वर्दी के अंदर से इंसान के सांस लेने की एक भारी और घुटी हुई आवाज आ रही थी। अब्बा ने टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस वर्दी पर की तो हमें महसूस हुआ कि जैसे वो वर्दी खुद ब खुद फर्श पर थोड़ी सी हिली हो, जैसे उसके अंदर कोई वजूद हरकत कर रहा हो।
وہاں کوئی چیز نہیں دکھی، مگر اس لمحے اس چھوٹے سے کمرے میں رونے کی آواز گونجی۔ کمرہ اتنا گرم ہو گیا کہ ابا فوراً سے کمرے سے باہر نکل آئے۔ ابا نے وردی وہیں چھوڑی، میرا ہاتھ پکڑا اور پیچھے ہٹ گئے۔ ان کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابا نے صرف اتنا کہا، اپنا ضروری سامان اٹھاؤ، ہم ابھی یہاں سے نکل رہے ہیں۔ انہوں نے مزید 1 منٹ انتظار نہیں کیا۔ اسی وقت ہمیں فیصل آباد میں ہمارے ہی ماموں کے گھر شفٹ کیا، اور جب تک دوسرا گھر نہیں ملا ہم وہیں رہے۔ وہ روتا ہوا سایہ کون تھا؟ وہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ ہمیں آج تک نہیں پتا، مگر وہ منظر آج بھی میرے خوابوں میں آتا ہے۔ آج بھی جب میں ریلوے کی سیٹی سنتا ہوں تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔